जय हिंद दोस्तों, पढ़ाई क्लासेस के हाइब्रिड क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग संख्या पद्धति के मिश्रित क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो संख्या पद्धति में जो हम पहला प्रश्न लिए हैं वो क्या है? भिन्नों की तुलना। क्या है? हमें बताना है कि 7/6, 7/9, 4/5, 5/7 निम्न भिन्नों में कौन सी सबसे छोटी भिन्न होगी। तो कई तरीके हैं इसके। एक तो दशमलव में बदल करके करना होता है। क्या होता है? दशमलव में बदल के करना। और एक होता है कि दो दो भिन्न की तुलना करना। मैं पहले 7/6 लिखा हूं यहाँ, और यहाँ लिखा हूं 7/9। ठीक है दोस्त? तो आप इन दोनों में देखो कौन छोटा है। तो इसका इधर गुणा कर दो 9 7, इसका इधर गुणा कर दो 6 7 42। तो कौन छोटा? 63 की 42। और हमें लेना क्या है? तो हम बड़ी संख्या को काट दें, यानी अब 7/9 हमारी छोटी है। अब 7/9 की तुलना किससे करेंगे? 4/5 से कर दो, 4/5 से कर दो। तो फिर जरा देखो, 9 चौक के 36, 5 7 कौन छोटा? 35 के 36। तो बड़ी भिन्न को काट दें, छोटी भिन्न कौन? 7/। अब किससे तुलना करेंगे? यानी अब 7/9 की तुलना कर दीजिए किससे मेरे भाई? 5/7 से। ठीक है? तो 7 7 49 और 9 5 कौन छोटा? 45 के 49। यानी सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई? यानी आपकी सही वैल्यू क्या है मेरे दोस्त? आपकी सही वैल्यू है 5/7, यानी ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न भी सेम ऐसा है, यानी 9/13, 17/26, 28/29, 33/52 में निम्न भिन्नों में कौन सबसे छोटी भिन्न होगी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या? 9/13 और 17/26। ध्यान दीजिएगा, अगर आधार समान हो सके, यानी अगर यहाँ 13 है, यहाँ 26 है, तो यहाँ भी अगर 26 हो सके, तो यहाँ 26 करने के लिए किसका गुणा करेंगे? तो 13 दूना 26 और 9 दूनी। अब देखो आधार 26 26 समान हो गया। अब 17 छोटा कि 18 छोटा? और हमें लेना क्या है? तो बड़ी संख्या को काट दें, यानी अब 17/26 की तुलना होगी। और ऐसा तुलना करो जिसका आधार देखो 26 दूना, यानी हम इसकी तुलना इससे करेंगे। ठीक है? तुरंत, यानी 33/52 दोस्तों। अब ये 26 है, जैसे इसको 13 से 26 बनाए थे, वैसे इसको 26 से क्या बनाएंगे? किसका गुणा करेंगे? तो 26 दूना 52 और 17 दूना बताओ 34 छोटा कि 33 छोटा? हमें कौन सा चाहिए? तो ये वाला हम नहीं लेंगे, हमें क्या चाहिए? 33 अब 33/52 की तुलना किससे होगी? 28 मैंने यहाँ क्या लिख दिया दोस्त? 28/29 लिख दिया। अब जरा देखना, एक चीज का ध्यान देना, जब भी अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, तो हम देखेंगे कि डिफरेंस कहाँ कम है। जरा ये देखो, 28 और 29 में केवल 1 का डिफरेंस है, और यहां जरा देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि नहीं? बताओ भाई, यहां 19 का डिफरेंस है। तो जहां ज्यादा डिफरेंस होगा वो संख्या छोटी होगी, जहां डिफरेंस कम होगा वो संख्या, हमें कैसी संख्या लेनी है? तो छोटी वो है जिसकी डिफरेंस ज्यादा। डिफरेंस किसका है? यानी 33/52 हमारी सबसे छोटी संख्या है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए आपका क्या है? सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा। सभी लोग यूट्यूब पर हैं, सभी लोग व्हाट्सएप पे हैं, सभी लोग टेलीग्राम पर हैं। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है। अगर उतारना भी होगा तो लास्ट में मैं दे दूंगा, अभी समझा रहा हूं। लास्ट में आप इकट्ठे क्या करिएगा? उतार लीजिएगा। ठीक है जी? अगले सवाल की तरफ बढ़िए। किसी संख्या को 899 से भाग दिया जाए, संख्या मालूम, तो शेषफल क्या आता है? अब यदि उसी संख्या में किससे भाग दिया जाए दोस्त, तब शेषफल क्या होगा? जब इस तरह का सवाल आए मेरे दोस्तों, यानी हमें संख्या ना मालूम हो कि किस संख्या में भाग देना है, और हमें भाग किससे देना है? 899 से। और 899 से भाग देने पर शेष कितना आता है मेरे भाई? 63। अब इसी संख्या में 29 से भाग देने को कह रहा है। किससे भाग देने को कह रहा है? तो जब हमें संख्या नहीं मालूम है तो हम भाग कहाँ से देंगे? तो हम क्या करते हैं नेहा जी, हम जिस संख्या से पहले भाग दिया गया रहता है उस संख्या में हम इससे भाग देते हैं, और जो वैल्यू आती है हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। यानी 29 से पहले आप भाग देकर चेक करो कि 899 कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 29 तिहाई 87, फिर बचा 2, फिर 29 से कम, यानी 29 से 899 पूरा क्या हो गया? विभाजित हो गया। अब डायरेक्ट आप 29 से शेष में भाग दे दीजिए, जो शेष आएगा वही हमारा क्या होगा? 29 दूना 58, 63 में से 58 गया, कितना आ गया दोस्त? 5 आ गया। यानी यहां से हमारा आंसर आया 5।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये शेषफल प्रमेय का प्रश्न है दोस्तों, यानी 9 के घाते 6 माइनस 11 दिया हुआ है। इसमें हमें किससे विभाजित करना है दोस्तों, 8 से भाग देना है। तो 8 से भाग देंगे 9 के घाते 6 में, तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 एक कम 8, तो 9 में से 8 निकल गया, कितना बचा, 1 बचा, 1 बचा, और 1 के घाते क्या लिख दो, 6 लिख दो। अब यहाँ 11 में जब 8 का भाग दोगे तो 8 एक कम 9, 10, 11, कितना बचा, तो -3, यानी 1 के घाते 6 का मतलब 1 हुआ और -3 हुआ, 1 - 3 का मतलब कितना हुआ। और हमारा शेषफल कभी माइनस में नहीं आना चाहिए। अगर शेषफल माइनस में आ रहा है तो जिससे भाग दे रहे हैं फिर उसमें से हटा दीजिए। भाग किससे दे रहे हैं, और ये -2 को इसमें से अगर मैं निकाल दूं तो कितना बचेगा, 6, यानी हमारी वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, 6 आ गई, यानी इसका ऑप्शन हमारा क्या सही है। तो भाग देने के लिए हम सिर्फ इतना ध्यान देंगे कि जिस संख्या से भाग दे रहे हैं घात को कंसीडर शुरू में मत करना, आप सीधे आधार में भाग देना और कोशिश करना कि जिसमें भाग दे रहे हैं उसके करीब जाएं 1। 8 एक कम 8, 1 9, 8 एक कम 8, 8 एक 9, इस तरह से हो गया। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ें। 49 के घाते 15 मेरे दोस्तों और -1, इसमें किससे भाग दे दें, वो संख्या नहीं मालूम। आंसर में दिया है 50, 51, 29 और 8, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 8। तो अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह 8 मान लूं, क्या मान लूं, अब हमें 8 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, हमें 8 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 49 के करीब जाए, एक करीब। तो 8 छंग 48, 8 छंग 48, 1 49। तो जब हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 छंग 48 खत्म, 49 में से 48 कितना बचा, वही एक हमारा शेष है। और जो घात है इसके ऊपर लगा दीजिए, यानी 1 के घाते क्या मेरे दोस्त 15, और 1 में तो भाग जाएगा नहीं 8 का, तो जब भाग नहीं जाएगा तो 1 को 10 का 10 उतार दो, तो 1 के घाते 15 करो या 1 के घाते पूरे पृथ्वी की संख्या लगा दो, परिणाम एक ही आने वाला है। और 1 - 1 का मतलब क्या आता है, जब हमारे किसी भाग की सिस्टम में शेषफल 0 आ जाए तो इसका मतलब वह संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो गई, और हमसे पूर्णतः विभाजित होने की ही तो बात बोला है, यानी हमारा आंसर 8 सही है। प्रश्न की तरफ बढ़ें। पहला प्रश्न क्या है, यहां पर आपको 9 से भाज्यता का नियम पता होना चाहिए। 9 से भाज्यता का नियम क्या है, अगर कोई बड़ी संख्या है, अगर कोई, तो उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ो, उस संख्या के सभी अंकों को क्या करो, और जोड़ने पे सुधीर भैया 9 से कट गई तो पूरी संख्या 9 से क्या हो गई। कुछ लोग ऐसा बताते हैं, लेकिन मैं क्या कहता हूं, जहां उस संख्या में 9 पूरा हुआ काट दो, ठीक है, जहां उस संख्या में 9 पूरा हुआ तुरंत क्या करो, तो 7 2 9, 9 से कट गया, 5 4 9, 9 से कट गया, क्या बचा मेरे भाई। और ऐसा क्या रहे स्टार के जगह कि जोड़ने पर 9 हो जाए, यानी अगर मैं स्टार के जगह 6 रख दूं तो 6 3, यानी ये संख्या तब जाके पूरी की पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी जब हम स्टार का मान क्या रखेंगे, यानी यहां से हमारा आंसर आएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक टैंक का 1/4 भाग, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, टैंक का जिसका बोलता है उसका मान रहता है बटे में नीचे, तो 1/4 का मतलब क्या हुआ, टैंक का बोला है तो टैंक का कुल मान हो गया 4, और इसका जो एक हिस्सा भाग है वो किसके बराबर है, 100, तो 1 बराबर 135 लीटर हो गया दोस्तों। अब यहां से हम टैंक की पूरी क्षमता निकाल सकते हैं। अगर 1 बराबर 135 हुआ तो जब 4 का मान निकालेंगे दोस्तों तो यहां 135 का जब गुणा करेंगे के बराबर है। तो अभी टंकी में पानी भरोगे तो कितना भरोगे, 500, लेकिन यहां क्या कह रहा है, यदि टैंक में क्या भरा हो, किस टंकी में, तो अगर इसमें मैं 180 लीटर पानी भर दूं तो ये कितना भाग है, तो 0 से 0 कट गया, 18 कम 18 53, यानी इस टंकी का 1/3 भाग क्या हो जाएगा, कब, जब इसमें 180 लीटर पानी डाला जाएगा तब दोस्तों, यानी आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर आया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 369 के आधे भाग का 2/3, आधा भाग यानी 1/2, 369 के
आधे भाग यानी 1/2 का कितना 2/3। के और का मतलब क्या होता है गुणा। तो 2 से 2 क्या हो गया 3 से 3 एकम 3 3 दूना 6 3 तिरिके 9 यानी हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों 123 आ गया। ऑप्शन में कहां पर है पहला ऑप्शन ही है यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल क्या है दोस्त सही है। अब अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, ठीक, अगला प्रश्न क्या है किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 ज्यादा है अधिक है। तो संख्या आपने अगर x मान लिया तो x का 1/5 ज्यादा है x के 1/7 से कितना ज्यादा है 10। तो 7 एकम 7x 5 एकम 5x 7 पाँचे 35 बराबर कितना मेरे भाई 10। 7x में से 5x गया 2x 35 का अगर इधर गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा कि नहीं। और 2 से अगर काट दें तो 2 एकम 2 2 7 14 2 5 10 x की वैल्यू क्या आ गई यानी जो संख्या हमने माना था उसका मान क्या आया। हमसे पूछा क्या है वह संख्या क्या है हमारा आंसर क्या आया ऑप्शन में कहां है यानी आपका सही ऑप्शन है सी। अगर आप इसी को रेशियो से करना चाहते हो तो देखो कैसे होता है 1/5 1/7 दिया है आधार को समान कर दो। क्या करो तो आधार को समान करने के लिए 7 का इधर गुणा 5 का इधर गुणा तो 7 एकम 7 और 7 पाँचे 35 ठीक 5 एकम 5 और 5 साते 35 ठीक है। अब जरा देखो 7 5 से कितना ज्यादा है वास्तव में कितना ज्यादा है तो 1/5 आ गया। तो अगर 1/5 आ गया तो संख्या 35 है 35 में 5 का गुणा कर दो 175 हमारा आंसर आ गया दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न है एक कक्षा में छात्रों का 3/5 लड़कियां हैं। एक कक्षा में छात्रों का 3/5 क्या है तथा शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों का 2/9 और लड़कों का 1/4 ये सब अनुपात ही तो है। अब मैंने बोला अनुपात बटे में नहीं होना चाहिए या अगर हमें पूरा मान निकालना है तो हमें क्या लेना होता है किसका हर का। हर क्या है 5 9 और यानी आप अगर यहाँ 4 5 और 9 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा यानी आप ये मान लो कि कक्षा में कुल 180 छात्र हैं 180 का 3/5 क्या है लड़कियां। तो 180 का अगर मैं 3/5 निकाल दूं तो का मतलब तो गुणा होता है 5 से अगर काट दूं तो 5 तिहाई और 5 छका और 36 तिहाई 108 यानी कक्षा में 108 लड़कियां हैं। कितने में से तो अगर 180 में से लड़कियां इतनी हो गई तो अगर मैं लड़कों यानी बॉय की बात करूं तो 180 में से 108 घटा दूं यानी हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी यानी लड़कियां 108 और लड़के कितने। अब क्या कह रहा है यदि लड़कियां 2/9 और लड़के 1/4 क्या हों नहीं आए हैं यानी 2/9 अगर नहीं आए हैं तो 9 में से 2 नहीं आए हैं तो आए कितने हैं 7/9 यानी आप यहां से 108 का 7/9 निकाल दोगे तो ये कैसी संख्या आ जाएगी मेरे दोस्तों उपस्थित 12 9 100 12 साते यानी 84 लड़कियां आई हैं। 108 में से 84 लड़कियां आई हैं। सेम अगर 1/4 लड़के नहीं आए हैं तो 4 में से अगर 1 लड़के नहीं आए तो आए कितने हैं कितना में से तो 3/4 72 का अगर आप 3/4 निकाल दोगे तो 18 चौक 72 और 18 तिहाई क्या 54 यानी 84 लड़कियां आई हैं और 54 तो कुल कितने हो गए 4 4 8 5 यानी 138 लोग उपस्थित हैं कितना में से 100 तो 138/180 और 30/180 6 से काट दो 6 तिरिक 18 6 दूनी 12 और 6 तिरिक 18 आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों। ऑप्शन में ये कहां दिख रहा है पहला ऑप्शन ही सही है। और इसी को अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं दोस्त कितनी लड़कियां हैं 2/9 नहीं आई तो 2/9 नहीं आई तो 7/9 तो आई तो 3/5 का 7/9 निकाल दीजिए बस। अब 3/5 लड़कियां हो गई
तो लड़के कितने हो गए? 2/5। 5 में से 3 लड़कियां हो गई तो लड़के कितने हो गए? तो 2/5 में से 1/4 नहीं आए, तो 1/4 नहीं आए तो 3/4 तो आए। तो यहां से आप निकाल दो 3/4। देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी तो ऊपर हो गया 3 एक कम, 5 दूनी 10, तो 3 एक कम 3, 5 दूनी 10, 1/10 हो गया। और यहां देखो 3 तिरिक के 9, 7/15, यहां कितना हो जाएगा? 7/15 हो जाएगा। और यहां हो जाएगा 3/10, 3/10 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, जोड़ दो, आपका यही वैल्यू आ जाएगा। सर कैसे जोड़ दें? कैसे जोड़ दें? 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 30 होता है। 10 यानी 30, 3 तिरिक के 9, 15 दूनी 30, 7 दूनी 14, 14 और 9 जोड़ दो 23/30 आपका क्या आ गया? तो ये आपका हो गया दोस्तों एग्जाम पैटर्न और ये आपका हो गया क्लास पैटर्न। अब आपको समझना है कि कौन सा छोटा है, लेकिन फिर बता दूं इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट एकदम मक्खन होना चाहिए, एकदम स्मूथ, कि चीजें आपको क्लियर समझ में आ रही है मेरे दोस्तों। बात समझ रहे हो क्या? पक्का? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विभाजित किया जाता है, एक छड़ दिया है। क्या दिया है मेरे भाई? एक छड़ है। क्या मीटर का है? 85 मीटर का एक छड़ है। 2 भागों में बांटा गया, 2/3, पहला भाग दूसरे भाग का जिसका बोलता है उसका मान रहता है नीचे। यानी अगर मैं इसको 2 भागों में बांट दूं तो जो ये दूसरा भाग है वो 3 हिस्सा है और जो ये पहला भाग है हिस्सा है। तो जरा ध्यान देना, 2 हिस्सा 3 हिस्सा कुल का हिस्सा, और वास्तव में कितना? तो 5 एक कम 5, 17 पाँचे 1 की वैल्यू कितनी आ गई? हमसे कौन सा भाग पूछा है? तो 2 में गुणा करेंगे कि 3 में? 1 के मान का, 1 का मान कितना? तो 17 तिया यानी 51 मीटर बड़े वाले भाग का हिस्सा है। अगर यही छोटे वाले का पूछता तो किस में गुणा करते दोस्त, और आपका आंसर क्या आ जाता? लेकिन आपसे अगर बड़ा पूछा है तो आप उत्तर में देंगे 51 मीटर। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में 34 लगाकर चले आएंगे दोस्त, क्योंकि उनकी आदत है पहले में ही गुणा करना। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो कौन सा भाग पूछा है। तो बड़ा भाग 2 होगा कि 3 होगा? बस 3 होगा, और 1 का मान 17 है, तो 17 तिया 51 हो गया दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ो। निम्न में से 2/5 और 4/9 के बीच कौन सा भिन्न है? थोड़ा सा ध्यान देना होगा, नहीं दोबारा पूछोगे कि सर दोबारा बताइए। मैं इसको दशमलव में बदलने जा रहा हूं। किसमें बदलने जा रहा हूं? 2/5 और 4/9। 2 छोटा है 5 से, भाग नहीं जाएगा। भाग नहीं जाता है तो हम क्या लगाते हैं? जैसे ही दशमलव लगाएंगे यहां पर हो जाएगा मेरे दोस्तों 20, और जैसे ही मैं इससे काटूंगा ये हो जाएगा 0.4। 4 में 9 का भाग, अगर संख्या छोटा है और बड़ी संख्या से भाग देना है तो यहां लगाएंगे क्या? जैसे ही दशमलव आप लगाएंगी यहां कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब 9 से भाग दीजिए, 9 चौक के 36, कितना बचा? फिर 9 चौक के, अब बार बार यही आएगा दोस्त, यानी 0.40 हो गया और 0.44। अब इसके बीच कौन सा होगा? तो अब ऑप्शन में आ जाओ आप। पहला ऑप्शन क्या दिया है? क्या 3 में 7 का भाग जाएगा? तो यहां क्या लगा देंगे? जैसे ही दशमलव लगाएंगे 3 के बाद क्या लग जाएगा? और अगर आप 7 से भाग दे दो तो 7 चौक कितना बचा? 2 के आगे 0 लगाओगे तो फिर 7 दूनी 0.42। जरा देखो इन दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं? इससे बड़ा है और इससे, यही संख्या इन दोनों के बीच में आएगी, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है। लेकिन दोस्तों अगर ये ऑप्शन ए नहीं होता तो या तो बी होता, या तो सी होता, या तो, अब आपको बार बार ऐसे जाके निकालना होता, और कौनो चारा नहीं है। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत जानदार है। जब ऐसे भिन्नों का योग आए और कोई श्रृंखला ना बने दो, यहां पर क्या है? एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ी संख्या देखो कौन है। अब बस आप चेक कर लो कि अगर 28 सबसे कट रही है तो ये एलसीएम 14 दूना 7 चौक 4 साते 2 14, यानी यहां पर जो एलसीएम आया मेरे दोस्त वो आ गया 28। क्या आ गया? अब 1 है तो 1 से भाग देंगे तो 28 आएगा, तो 28 एक कम 28, फिर 2 से भाग देंगे तो 14 दूना
तो ये कितना हो जाएगा, 14 एक कम 14। फिर हम 4 से भाग देंगे, 4 7, फिर हम 7 से भाग देंगे, 7 चौक, फिर हम 14 से भाग देंगे, 14 दूना, और फिर हम 28 से भाग देंगे तो 28 एक कम। इन सब को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है मेरे दोस्त। तो 14 दूना 28, 42 7 49, 49 4 53, 2 55 1 56 बटे कितना, तो 28 से काट दें तो 28 दूना, यानी आपका पहला ऑप्शन ही क्या है मेरे दोस्त, सही है। अगला प्रश्न क्या है, 264 के घाते 102 प्लस 264 के घाते 103। एक चीज मैं बता दूं आपको, एक तरीका है, वो क्या है, अगर हमारे 4 के घाते सम होगा तो इसका जो इकाई अंक आएगा, 4 चौक के 16 6 आएगा। यदि 4 के घाते विषम होगा तो इसका इकाई अंक 4 एक कम 4 आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। 4 के घाते सम होगा तो 6 आएगा, 4 के घाते विषम आएगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। इतना ध्यान दीजिएगा आप। यहां देखिए इकाई अंक क्या है, इसके घाते है 102 और 102 होती है सम संख्या, तो 4 के घाते, तो यहां से जो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा, और यहां 4 के घाते 103 है, 103 यानी क्या, विषम, तो यहां इकाई अंक क्या आएगा, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10, और यहां इकाई अंक क्या आ गया। हमसे पूछा इस पूरे सवाल में हमारा इकाई अंक क्या होगा, तो आप आंसर क्या लगाओगे मेरे दोस्त, 0 लगाओ। ऐसे ही हम तीसरे सवाल पर बढ़ते हैं। यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है, 3 क्रमागत, क्रमागत मतलब एक लगातार आने वाली, ठीक। मैं मान लेता हूं ए है, बी है और कौन है, प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया है, यानी इन सब का योग कितना दिया है, 147। जानते हैं क्रमागत संख्या जो होती है उसका औसत कहाँ होता है, बीच में। क्रमागत संख्या का औसत कहाँ होता है, तो जो ये ए बी सी क्रमागत है ना, तो जो ये बी है ना, ये इसका है औसत। क्या है दोस्तों, और औसत क्या होता है मालूम है, योग बटे संख्या। तो योग में अगर हम संख्या से भाग दे दें, यानी जितने संख्याओं का योग है उसी से भाग दे दो। ये 141 कितने संख्याओं का योग है, तो 3 से क्या कर दें, भाग दे दो, तो 3 चौक के 12, 3 9, ये 49 जानते हैं क्या आ गया, औसत आ गया। और क्रमागत संख्या में औसत कहाँ होता है, तो बीच वाला मान कितना आया, हमसे पूछा भी तो वही है, बीच वाली संख्या क्या होगी। तो बीच वाली संख्या क्या होगी, अगर हमसे बड़ी संख्या पूछता, क्या पूछता, तो ये विषम संख्या है तो 49 2। अगर हमसे छोटी संख्या पूछता तो विषम में 2 पीछे आ जाते, तो 49 में से 2 गया, यानी छोटी संख्या पूछता तो 47, बड़ी संख्या पूछता तो 51, लेकिन हमसे पूछा है बीच वाली संख्या, तो आपका आंसर क्या होगा मेरे भाई, गॉट इट माय पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 2 संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है। अरे वाह, 2 संख्याएं मैं मान लूं अपने से ए और बी, जब बोला है 2 संख्याएं और नहीं दिया है तो मैं अपने से मान सकता हूं ना। 2 संख्याएं मान लिया ए और बी, इनका योग दिया है, योग मतलब ए प्लस कितना दिया है, और इनका गुणनफल दिया है, यानी ए गुणे कितना दिया है मेरे भाई, 375। अब सवाल जानते हो क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम होता है उल्टा, जो संख्या हमने माना है उसको उल्टा कर देंगे तो व्युत्क्रम हो जाएगा। हमने क्या माना है, ए और बी, इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटा और 1 बटा और इनका योगफल, यानी इन्हें क्या कर देना है। तो जैसे ही जोड़ेंगे बी एक कम बी, ए एक कम ए, और ए बी का गुणा कर देंगे तो ए बी हो जाएगा दोस्त। तो a प्लस बी या b प्लस ए, दोनों एक ही बात तो है, तो b प्लस ए के जगह ये मान रख दो 40 और a गुणे b के जगह मान रख दो 375। हम कटेगा अभी ये, यानी 8 बटे 75। मेरे दोस्तों आपका ऑप्शन ए क्या है, सही है कि नहीं। अगला सवाल पिछले सवाल की तरह है दोस्तों, लेकिन खतरनाक है। यहां पर भी क्या बोला, किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या। पिछले सवाल में हमने क्या माना था, ए बी सी, यही माना था, और बोला था मैंने कि बीच वाली संख्या क्या होगी, यही बोला था मैंने। और हमें क्या दिया है, इनका
योग दिया है। क्या दिया है? तो अगर इनका योग दिया है तो मैं लिख लेता हूं, पिछले सवाल में भी तो लिखा था मैंने। और औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। कितनी संख्या है? तो 3 से अगर मैं भाग दे दूं तो 3 दूना 6, 3 एक कम, ये 21 क्या आ गया? और क्रमागत संख्या में औसत कहां रखा जाता है? यानी ये 21 को मैं यहां रख दूं। अब नियम क्या कहता है कि अगर विषम प्राकृतिक संख्या है तो 21 से बड़ा है ना, बोलो ना, बोला है ना, 21 से बड़ा 23। लेकिन ध्यान देना, और 21 से छोटा 19। ये तब होता जब हमसे सिर्फ विषम प्राकृतिक संख्या बोलता तब, लेकिन हमसे बोला है जो 3 से विभाजित हो, जो 3 से विभाजित हो। क्या 23 3 से विभाजित हो रहा? क्या 21 19? तो हमने ये गलत ले लिया जल्दबाजी में। वास्तव में क्या लेना है? 21 से बड़ी वो संख्या बताइए जो 3 से कटे, तो 24। और 21 से छोटी वो संख्या बताइए जो 3 से कटे, तो 18। सर ये तो 3 से कट जा रहा है, 24 भी, और तो आप तुरंत जाओगे उत्तर क्या लगाकर आ जाओगे, तो भी गलत हो गया। क्यों? हमसे क्या बोला है? 3 से विभाजित हो लेकिन वो क्या हो? विषम हो। क्या 24 और 18 विषम है? यानी हमें क्या लेना था? 24 के बाद वाली संख्या 27, 18 के पहले वाली संख्या। तो 3 5 15, 3 7 21, 3 9, सभी संख्याएं 3 से कट भी रही हैं, विषम भी हैं, बोलो भाई, और क्रमागत भी हैं। क्रमागत कैसे चेक करोगे? 15 6 21, 21 6, जो संख्याएं समान अंतराल पर होती हैं वो क्रमागत होती हैं। अब बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यानी आप ये लगाओगे तो भी गलत, ये लगाओगे तो भी गलत। अगर आप ये लगाते हो तभी आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो जल्दबाजी में उत्तर गलत मत कर देना, सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ने की भी आवश्यकता है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? एक 6 अंक की संख्या 256 256, यानी मैं अगर 6 अंक की बनाऊं तो 256 256 हो गया, और 678 को बनाऊं तो 678 678 हो गया। तो इस प्रकार की बनी कोई भी संख्या, इस प्रकार की बनी कोई भी संख्या हमेशा पूरी तरह किससे विभाजित होगी? ऑप्शन में 7 11 13 1001, ठीक बोल रहा है। 7 ओनली, केवल 7 से बोल रहा है। 11 ओनली, केवल 11 से बोल रहा है। 13 ओनली, केवल 13 से बोल रहा है। और 1001, 1001। तो ध्यान दीजिएगा, केवल 7 बोला है, ये गड़बड़ बोला है। ये वास्तव में कटती है 1001 से। किससे कटती है? और 1001 जो है ना, वो 7 11 और 13 का गुणनखंड है, अभाज्य। जब 7 गुणे 11 गुणे 13 करोगे तो 1001 आएगा दोस्तों। तो ये जो संख्या 1001 से कट रही है वो तभी कटेगी जब 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। ये भूलना मत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि नई संख्या 45 से पूरी तरह कट जाए? 45 से वही संख्या कटेगी कि वो संख्या 5 से भी कटनी चाहिए और वो संख्या 9 से भी कटनी चाहिए। मेरी भाई, क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? वेरी गुड। अच्छा जरा देखो, 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए? सबसे छोटी कौन है यहां पर? तो अगर 1000 में 10 जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा? 1010 आ जाएगा। अब 1010 5 से तो कट रहा है। क्यों? 5 से कटने का नियम है कि आखिरी अंक या तो 0 हो या तो 5 से कटे, लेकिन 9 से नहीं कट रहा है। 9 का नियम क्या है? अंकों का योग 9 से कटे। यहां अंकों का योग 1 1 2 हो ही रहा है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या? इससे बड़ी कौन है? तो अगर 1000 में 20 जोड़ दिए तो हमारा क्या आ गया? 1020। 5 से तो कट रही है लेकिन जोड़ने पे केवल 2 1 3 आ रहा है 9 से। ये ऑप्शन भी क्या है? उससे बड़ी संख्या कौन है? तो अगर 35 को 1000 में जोड़ दें तो हमारा वैल्यू कितना आएगा? 1035। आखिरी में 5 है, 5 से भी कट रही है और 9 से कटने के लिए इन सबको जोड़ दो। 5 3 8 1, 9 से भी कट रही है। यानी ये संख्या ऐसी है जो 5 से भी कट रही है और अगर 5 9 दोनों से कट रही है तो 45 से तो कटेगी ही कटेगी। बोलो भाई, है कि नहीं? गुड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17 के घाते 200 में 18 से विभाजन करना है।
और क्या ज्ञात करना है। शेषफल के लिए क्या करना होता है, जरा बात समझिएगा। हम जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, किससे दे रहे हैं, उसका पहाड़ा ऐसे पढ़ें कि जिसमें भाग दिया जा रहा है उसके निकटतम एक पहुंचे, या तो उस पार या तो इस पार। भाग जब हमारा ज्यादा चला जाएगा, 18 एक कम 17 से ज्यादा चला गया कि नहीं, ज्यादा चला गया तो एक ज्यादा गया, तो हमारा जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, -1। ऐसा करने के बाद जो घात है इसके ऊपर लगा दो, तो -1 के घाते क्या मेरे दोस्तों, एक चीज का ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस के घाते सम आता है तो इसका परिणाम हमेशा किस में आता है, तो -1 के घाते 200 है, और 200 कैसी संख्या है, तो इसका जो परिणाम आएगा वो क्या आएगा, +1 आएगा। यानी दोस्त ऑप्शन सी है। पहले सवाल की मैं बात करूं, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाजित हो रहा है, यानी 11 भी उसे काट रही है और 13 भी उसे काट रही है, यदि कोई संख्या दोनों से विभाजित हो रही है, 11 से भी और 13 से भी, तो इसका मतलब है कि वह 11 गुणे 13 से तो पक्का कटेगी, डिविजिबल बाई 11 इंटू 13। किसी संख्या से अलग अलग कट रही है ना। अभी देखो मैं पिछला सवाल बताया हूं, पिछला सवाल में बताया हूं 45 से कटेगी कब, जब 5 और 9 दोनों से कटेगी, और 5 9, तो यहां पर भी जरा देखो 11 और 13 दोनों से कट रही है, तो 11 गुणे 13। कोई संख्या अगर 5 और 7 से अलग अलग कट रही है, तो यह संख्या पक्का है कि 5 गुणे 7 से भी कटेगी, मतलब 35 से भी क्या होगी। कोई संख्या 7 और 13 से अलग अलग कट रही है, 7 और 13 से अलग अलग कट रही है, तो वो पक्का है कि 7 गुणे 13 से भी कटेगी ही, मतलब 13 सते 91 से कटेगी ही कटेगी। ये इस सवाल के कहने का क्या है, मतलब तात्पर्य है दोस्तों। इस सवाल पर आते हैं, 2 सवाल है। पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। यहां पर एक कॉन्सेप्ट पहले समझना पड़ेगा, योग क्या होता है। योग होता है मेरे दोस्त संख्या गुणे औसत। पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याएं, कितनी संख्याएं, तो संख्या की जगह क्या रख दोगे, 20 रख दोगे, संख्या की जगह क्या रख दोगे, 20 रख दोगे। अब औसत रखना है। एक चीज का ध्यान देना, जब संख्याएं न दी हो, जैसे विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9 11 13, यही होती है ना भाई, बोलो हैं। अब यहां पर संख्याएं लिखा गया है कि ये संख्या ये संख्या ये संख्या, लेकिन अगर मैं कहूं ये संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7। आप कहोगे सर ये 7 संख्याएं हैं, और कैसी संख्याएं हैं, विषम, और कहां से हैं, प्रारंभ से। यानी प्रारंभ से अगर 7 विषम संख्याएं हैं, यानी यहां पर संख्या 7 है, और इसका औसत भी देखो क्या है, 7। यानी जितनी विषम संख्याएं होंगी वही उसका औसत होगा, जितनी विषम संख्याएं होंगी वही उसका औसत होगा। अगर मैं बोल दूं प्रारंभ से, ध्यान दीजिएगा, मैं अगर बोल दूं प्रारंभ से 41 विषम संख्या, प्रारंभ से 41 विषम संख्या, तो आप आंख बंद करके बोल देना इसका औसत क्या होगा, 41। जितनी विषम संख्या उतना ही औसत। यहां कितनी विषम संख्या, औसत, तो 20 गुणे 20 बराबर कितना, यानी हमारा आंसर क्या आया मेरे दोस्त, कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। लॉजिक समझ गया, शाबाश। अगला प्रश्न क्या है, 75 से 97 तक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या मतलब 75 76 77 78 79 ऐसे 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 करके 97 तक। मैं लिख देता हूं 75 76 77 डॉट 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 96 और कितना मेरे दोस्त, 97, है ना। सोना नहीं है, सो रहे हैं आप, ठीक है। पहली संख्या क्या है और अंतिम संख्या क्या है, तो 75 10 85 10 10 10 95 2 22, कितनी संख्या हुई। तो लोगों को लगेगा यहां पर भी हमें क्या निकालना है, योग, और योग क्या होता है, संख्या गुणे औसत। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सर यहां 22 संख्या है, लेकिन जरा ध्यान देना 75 से 97 तक, यानी 75 को भी लेना है,
तो 75 को भी जब लोगे तो आपके हिसाब से जो 22 आया था उसमें एक और जुड़ेगा, यानी कुल संख्याएं कितनी हैं। तो यहां पर आप गलती से भी 22 मत लिखना, नहीं उत्तर गलत आ जाएगा और ऑप्शन में मिलेगा, आप अगर आओगे तो माइनस मार्किंग हो जाएगा। ठीक, तो 23 संख्या हो गई। औसत क्या होता है? क्रमागत संख्या है ना। क्रमागत संख्या का जो औसत होता है वो होता है प्रथम संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे क्या, 2। प्रथम संख्या कितनी है, आखिरी संख्या कितनी है, इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 7 5 12 के हाथ में लगा, 7 1 8 8 9 17, 172 बटे कितना मेरे दोस्त, 2 से काट दो, 2 8 16 और 2 छक्का कितना, यानी 86 आ गया। 86 का गुणा क्या कर देना है आपको, 23 में कर देना है, गुणा आना चाहिए। 86 तिहाई, 80 तिहाई 240 और 6 त्रिक 18, 240 10 50, 258 के 8, हाथ में लग गया आपका 25 दोस्तों। फिर 86 दूना 80 दूना 160, 6 दूना 12 172, 172 5 77 10 87 97, यानी 197 1978। क्या ऑप्शन में दिख रहा है क्या आपको, कहां पर है दोस्तों? ऑप्शन डी आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ये कॉन्सेप्ट अगर पकड़कर चलोगे, यहां पर है ये आपका 4,87,623 और हमसे कह रहा है 7 के स्थानीय मान व जाति मान का क्या बताना है, अंतर बताना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 7 का जो स्थानीय मान आया वो आ जाएगा दोस्तों कितना, 7000। जाति मान मतलब फेस वैल्यू, तो 7 का जो फेस वैल्यू है वो खुद 7 ही है। अगर इसका अंतर पूछ रहा है दोस्तों तो 7000 में से 7 घटा देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 6993। क्या ऑप्शन सी 6993 है? जरा ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं कि ये अंतर ही पूछे, योग भी पूछ सकता है। तो अगर योग पूछ देगा तो आपका आंसर हो जाएगा 7000। जरूरी नहीं कि योग पूछे, गुणा भी पूछ सकता है, गुणा पूछ देगा तो 7 0 0 0 0 7 7 49,000। तो आपका अंतर भी पूछा जा सकता है, आपका योग भी पूछा जा सकता है और आपका गुणा भी पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल भी सेम ऐसे ही है, 5,27,435। इसमें 7 तथा 3 के स्थानीय मान का बात कर रहा है, यानी अलग अलग संख्याओं का स्थानीय मान। 7 कहाँ पर है, यहाँ पर है, 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो जरा इसका स्थानीय मान देखिए, इकाई दहाई यानी 1s 10s, यानी 3 जो है दहाई पर है तो 3 दहा में 30, ये 30 आ गया 3 का स्थानीय मान। 7 की भी बात कर रहा है दोस्त, तो 7 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1s 10s 100,000, यानी यहाँ पर अगर आप 1000 का गुणा करते हो तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 7000। हमसे क्या पूछा है दोस्त, और मैंने बोला है अंतर भी पूछ सकता है, योग भी पूछ सकता है, गुणनफल भी पूछ सकता है। तो आप दिमाग में बस ये मत लेके चलिएगा कि ये सवाल सिर्फ अंतर के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अंतर पूछा है, 7000 में से 30 क्या करेंगे, तो 6970 आपका आंसर आया और 6970 ऑप्शन में कहाँ दिया है, डी। अब मैं बात करूं अगर क्वेश्चन नंबर 3 की, 97,400 9,74,873, 9,74,873, 9,74,800 किसका, 7 के स्थानीय मानो। 7 इसमें देखिए 2 जगह है, एक यहाँ पर है और एक, तो यहाँ वाले का स्थानीय मान दहाई पर है तो 7 दहा में इकाई दहाई, और यहाँ वाला जो है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो यहाँ 10,000 का गुणा हो जाएगा और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70,000 हो जाएगी। यानी स्थानीय मान जिस स्थान पर आएगा उतने का गुणा कर देंगे। यहाँ पर भी क्या पूछा है, अंतर, यानी 70,000 में से 70 घटा दिया जाएगा तो आपकी वैल्यू आएगी 69,930 और आपकी वैल्यू कौन सी है, ऑप्शन सी। अगर यहीं योग पूछ देता मेरे दोस्त तो ये हो जाता कितना, 70,070। गुणनफल भी पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला प्रश्न इसी सिलसिले में देखिए क्या है, 1 + 2 + 3 + ... 49 + 48 की वैल्यू क्या होगी। यानी जो आपका ये अगला प्रश्न है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 मैं जो लिख रहा हूं इस पर ध्यान दीजिएगा, +2 + 1, एक ऐसी संख्या यानी ऐसे बढ़ा और ऐसे उतर गया। ठीक, तो जो एकदम मैक्सिमम पॉइंट होगा, मैक्सिमम पॉइंट क्या है, बस इसी का स्क्वायर कर दोगे तो ये इसका योग आएगा। देख लो, 2 1 3 3 6 2 8 1 9, यानी इसको जोड़ने पर भी 9 आ रहा है
और जो ये इसका पीक पॉइंट है, जो सबसे ऊपर है, बीच वाली वैल्यू, उसका वर्ग कर दोगे तो भी क्या आएगा। तो इस सवाल में देखो 1 से शुरू हुआ है और इसका पीक पॉइंट कहाँ गया है, अब फिर यहां से फिर उतरने लगा नीचे और कहाँ पहुंचा है। यानी इस सवाल का अगर आपको योग निकालना है तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, 49 का क्या कर देना है, 49 का स्क्वायर या 50 के नज़दीक है, और 50 का स्क्वायर मैं पढ़ाया हूं कि 50 के नज़दीक अगर स्क्वायर हो तो 50 से कितना कम है, 1, तो उसका स्क्वायर कर दो, 1 1 कम, क्योंकि 50 का है तो जितना कम है 25 में से घटा दो, तो 25 में से 1 गया, कितना आ गया 2401। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है दोस्तों। मैं और स्क्वायर बता दूं, अगर आपसे 47 का स्क्वायर बोल दे, 47 50 से कितना कम है, इससे 3 कम है, तो 3 तिरिक के 9, स्क्वायर कर दीजिए, और जितना कम है 25 में से घटा दीजिए, 25 में से 3 गया 2209। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं कि 44 का स्क्वायर निकालना है तो 44 50 से कितना कम है, तो 6 के जितना कम है 25 में से घटा दो, 25 में से 6 गया, कितना आ गया। मैं अगर कहूं 42 का स्क्वायर करना है तो 42 50 से कितना कम है, तो 8 8 64, और जितना कम है 25 में से घटा दो, 25 में से 8 गया, कितना हो गया 17। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का मान दिया है और आपसे पूछा है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 40 स्क्वायर। तो आप जरा देखो, अगर यहां से आप 2 स्क्वायर कॉमन ले लोगे, क्या कॉमन ले लोगे, तो 2 स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहां क्या बचेगा, और ऐसे ही जब कॉमन ले लोगे तो यहां अंदर पूरी यही चीज बचबे करेगी, ठीक है। तो मैं यहां से अगर 2 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा मेरे दोस्तों 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर बचेगा। अगर मैं इस पूरी संख्या में से 2 स्क्वायर कॉमन ले लूं तब, और 1 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर तक का योग कितना दिया है, यानी हम यहां पर इसके जगह पूरा मान क्या रख सकते हैं, 2870, 2800। अब बाहर कॉमन क्या लिए हो, 2 के घाते 2, तो 2 के घाते 2 का मतलब क्या होता है, अब बस गुणा कर देना है, यानी 11480 आपका क्या आ गया, आपके ऑप्शन में 11480 कहां दिया है, ऑप्शन सी दिया है। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही आप अपने से अगर दिमाग लगाओगे, देखोगे अरे सर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब दिया है, और यहां पर तो 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब दिया है। तो अगर मैं यहां से 2 का क्यूब निकाल लूं, यानी जब 2 का क्यूब बाहर कॉमन लूंगा तो यहां अंदर सेम यही पूरी चीज बचेगी, पूरी चीज बचेगी, ठीक। तो जो आपका 8वां सवाल है, जब मैंने 2 का क्यूब कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचेगा दोस्तों, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर क्या पूछेगा। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, 225 है, 225 है। तो यहां पर 2 का क्यूब का मतलब हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहां पर जब मैं 225 का गुणा करूंगा आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 1800 आ गई मेरे भाई, कितनी आ गई, 1800 आ गई। तो बस यहां पर ऐसे सवालों को देखने में जो बहुत बड़ा लगता है, बस आप कॉमन लोगे, जो वैल्यू बचेगी वो दिया गया मान ही होगा, इस हिसाब से आप इसको कर लोगे, नोट करिए इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या है, 360 के भाजकों की संख्या क्या है। भाजक क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, पहले आपको मैं समझा दूं कि भाजक होता क्या है, तब आप इस सवाल को लगा पाएंगे, नहीं आपको दिक्कत होगी। भाजक मतलब डिवीजर। अगर हमें किसी संख्या में भाग देना है तो वह कितनी संख्याओं से कटेगी, यानी 12 को काटने वाली जो पूरी पृथ्वी पर संख्या है वो सिर्फ इतनी है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है जो 12 को विभाजित करेगी। तो मैं अगर पूछूं कि 12 के भाजक की संख्या कितनी है तो आप क्या कहेंगे, यानी 12 को काटने वाली संख्या कितनी है तो आप क्या कहेंगे, 6 है। मैंने एक छोटी सी बात लेकर बताई। अब यहां पर अगर मैं पहला सवाल लूं, पहला सवाल हमसे पूछा है 360 के भाजकों की संख्या, 360 के भाजकों की। इस सवाल को लगाने के लिए हम एलसीएम विधि का प्रयोग करते हैं दोस्त। मतलब सर 360 के लिए ऐसे एक लाइन खींच दो मेरे दोस्त, जब भाजकों की संख्या पूछेगा तब। फिर इसको काट दीजिए, 2 एकम 2 8 16 180, फिर 2 9 18 90, फिर 2 से काट दीजिए 2 45 90, ठीक है दोस्त। फिर 3 से काट दीजिए 15 3 45, फिर 3 से काट दीजिए 3 5 15। अब क्या करना है, हर संख्या अलग अलग है, 2 है 3 है और 5 है,
2 कितनी बार है? जो संख्या जितनी बार है उससे 1 बढ़ा कर लो। 2 कितनी बार है? 1 बढ़ा दोगे तो 3 कितनी बार है? कितना लेंगे? 1 बढ़ा कर लेंगे। 5 कितनी बार है? 1 बढ़ा कर लेंगे, यानी 4 तिहाई 12 दूनी, यानी पूरी धरा पर, पूरे पृथ्वी पर ऐसे 24 संख्याएं हैं जो 360 को क्या करेंगी? काटेंगी। तो ये एक सवाल हो गया। दूसरा हमसे क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी संख्या के सबसे ज्यादा भाजक होंगे? तो बारी बारी सबका भाजक निकालना पड़ेगा। ठीक, तो 99 है आपका, तो 99 का भाजक अगर आप निकालोगे तो 3 तिरिक के, फिर 3 11 हम, फिर 11 एक कम 11, 3 कितनी बार है? 2 बार है। तो 3 अगर 2 बार है तो कितना बार लेंगे? 3 बार। 11 कितनी बार है? तो 11 को कितनी बार लेंगे? यानी 3 दूनी, यानी 99 के भाजकों की संख्या 6 है। यानी 6 संख्याएं ऐसी हैं जो 99 को पूरा पूरा विभाजित करेंगी, पूरा पूरा काटेंगी। समझ रहे हैं मेरी बात आप भैया? अब ऐसे ही, अब यहां पर हो गया, हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ऑप्शन बी लीजिए, 101। 101 एक अभाज्य संख्या है। क्या है? 101 एक अभाज्य संख्या है, यानी ये 1 और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगी। ठीक, तो ये 1 से कट रही है और 101 से कट रही है। ठीक, 1 से कट रही है और किससे कट रही है? यानी इसके 2 ही भाजक हैं बस। तो इसके कितने भाजक हैं? किसी भी अभाज्य संख्या के 2 भाजक होते हैं, एक वो खुद और एक। अगर कोई संख्या अभाज्य है तो उसके हमेशा कितने भाजक होंगे? एक वो खुद और एक। अच्छा, तीसरा नंबर क्या दिया है मेरे दोस्त? 176। इसको काटें। 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 44 बार 88, फिर 2 22 बार 44, फिर 2 11 बार 22। 2 कितनी बार है? 4 बार। 1 बढ़ा दो 5। 11 कितनी बार है? 1 बढ़ा दो 2, तो 5 दूनी कितना हो गया? यानी 176 को काटने वाली कितनी संख्याएं हैं? 182 की बात करें तो अगर 182 का मैं निकालूं, ठीक है, तो 2 9 2 1 कम 7 13 हम 91 और 13 1 कम 13। 2 कितनी बार है? तो बढ़ा दो। 7 कितनी बार है? तो 1 बढ़ा दो। 13 कितनी बार है? तो 1 बढ़ा दो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसके भाजक, इसके भाजक, इसके भाजक, इसके भाजक, सबसे ज्यादा भाजक किसके हैं? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ठीक है, हमारा सही आंसर क्या होगा? ये हो गया भाजक मेरे दोस्त। ये क्या हो गया? भाजक। तो आप भाजक को अच्छी तरह से समझ पाइए कि कैसे होता है। बस एलसीएम की तरह भाग दीजिए, जो संख्या जितनी बार है उससे 1 बढ़ा कर लीजिए और सबका आपस में गुणा कर दीजिए, वही उस संख्या का क्या कहलाता है? भाजक कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड और भाजक में अंतर होता है, और दोनों एक के चीज, इसको भी उसी विधि से निकालते हैं। बस वहां पर 1 बढ़ाए थे, यहां बढ़ाइएगा मत, यहां बस सीधे सबको जोड़ दीजिएगा। मतलब सर 323 के अभाज्य गुणनखंड, 323 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे दोस्तों? किससे कटेगा ये? यानी इसका जो गुणनखंड है वो 17 और 19 है दोस्तों। यानी 323 17 से कटेगा और 19 से कटेगा। तो 323 का अभाज्य गुणनखंड है 17 और 19, यानी 17 और 19 का गुणा करोगे तो 323 आएगा। मतलब हमें करना क्या था सर? हमें करना था 323 को ऐसे लिखना था, हमें उस नंबर को ढूंढना था जिससे ये कटे। तो 17 से 19 बार में कट गया, 19 से 1 बार में कट गया। अगर भाजक पूछता, जो पिछले सवाल में बताया हूं, तो 17 को 1 बढ़ा कर ले लेते। अगर यहीं पर हमसे क्या पूछता मेरे दोस्त? भाजक पूछता तो 17 कितनी बार है? 1 बढ़ा कर लो। 19 कितनी बार है? 1 बढ़ा कर लो। हमारा आंसर क्या आता? ये आता भाजक। लेकिन हमसे क्या पूछा है? अभाज्य गुणनखंड। तो यहां जितने नंबर हैं बस उसी को गिन लो, 1 और 2। तो अगर हमसे अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है तो इसका आंसर आया 2, और अगर हमसे भाजक पूछ रहा है तो इसका आंसर कितना आया? 4 आया। अब इसकी बात करें अगर दूसरे सवाल की, यानी 30,030, कुछ नहीं करना है, सीधे ऐसे टेबल बनाना है आपको और काटना शुरू कर देना है। 2 15 हम 30, 2 15 हम 30। ठीक है मेरे भाई। फिर 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। ठीक है मेरे भाई। फिर 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। कल 1001 वाला सवाल बताए थे। 1001 किसका किसका खंड है? 7 11 और 13। तो 7 11 और 13 है। तो जरा देखो, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या और क्या संख्या? ऑप्शन में कहां सही है आपका?
ये हमारा क्या है मालूम है? ये हमारा है अभाज्य गुणनखंड। 1 2 3 4 5 6 डायरेक्ट गिन कर लिख दो। लेकिन अगर यहीं पर क्या पूछ देता, अगर यहीं पर भाजक पूछ देता, तो भाजक पूछ देता तो कुछ नहीं करना है। 2 कितनी बार है तो क्या कर देते, 5 कितनी बार है क्या लिख देते, 3 कितनी बार है क्या लिख देते, जो जितनी बार है उससे 1 बढ़ाकर ले लो। 7 कितनी बार है क्या ले लेते, 11 कितनी बार है कितनी बार ले लें, 13 कितनी बार है कितनी बार ले लें। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी यानी 64 संख्याएं ऐसी हैं जो 30,030 को पूरी पूरी विभाजित करेंगी। यानी हमारा भाजक कितना आ गया मेरे दोस्तों, 64। तो भाजक और अभाज्य गुणनखंड के विधि में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों में तरीका यही अपनाना है। अभाज्य गुणनखंड में बस संख्या को डायरेक्ट गिन करके लिख देना है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन भाजक में जो संख्या जितनी बार है उससे 1 बार बढ़ा करके सबका आपस में क्या करना है, गुणा करना है। ये बात समझिएगा आप, ठीक है दोस्त हैं। अगला प्रश्न क्या है, गुणनफल, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। एक तो हो गया टोटल संख्या देता है तब अभाज्य गुणनखंड निकालना। अब जैसे ये वाला सवाल देखिए क्या है, हमारा एक शब्द इसमें दिया है अभाज्य। क्या शब्द दिया है, तो अभाज्य पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अभाज्य पर ध्यान क्या देना है, क्या 4 अभाज्य है, 9 7, तो जो अभाज्य है ठीक, जो अभाज्य नहीं है उसको अभाज्य बनाएंगे। कैसे सर, जो 4 है उसको लिख देंगे 2 के घाते 2 और पूरे के घाते कितना 9, और जो 9 है इसको लिख देंगे 3 के घाते 2 और पूरे के घाते कितना, और जो ये 7 है उसको 7 के घाते 7 लिख ही दो आप, ठीक। अब ये कितना हो गया, 2 9 18, यानी 2 के घाते 18। ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, यानी 3 के घाते 8। ये कितना हो गया, 7 के घाते क्या, यानी 2 कितनी बार, 3 कितनी बार, 7 कितनी बार। तो बस अभाज्य गुणनखंड में जितनी बार रहता है बस उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 18 बार, 8 बार और 7 बार जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 18 8 26 7 33। यानी यहां पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी। लेकिन अगर मेरे दोस्त यहीं पर हमसे क्या पूछा रहा होता, भाजक पूछा रहता, जो जितनी बार है उससे 1 बढ़ा कर लेंगे। 2 कितनी बार है, 1 बढ़ा दो। 3 कितनी बार है, 1 बढ़ा दो। 7 कितनी बार है, 1 बढ़ा दो। बस इन सब का गुणा कर दोगे, जो आएगा वही हमारा क्या होगा दोस्त, भाजक आएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में जो जितनी बार है उतनी बार ही लेकर के सबको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, है कि नहीं। अब अगला सवाल भी सेम ऐसा है दोस्त, जरा ध्यान दीजिएगा। 2 कितनी बार, डायरेक्ट 20 ले लो, क्यों, 2 ऑलरेडी अभाज्य है, ऑलरेडी अभाज्य। 5 कितनी बार, डायरेक्ट 10 ले लो। 8 अभाज्य है क्या, तो इसको अभाज्य में पहले बनाओ। 8 को लिखेंगे हम 2 के घाते 3, 2 दूनी 4 दूनी, यानी 8 को लिखा जा सकता है 2 के घाते, और 8 के घाते 4 है तो इसके भी घाते 4 होगा, और इन सब का जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 के घाते 4 तिहाई 12। यहां 2 कितनी बार, तो 2 12 बार। जो हमसे अभाज्य गुणनखंड पूछा है तो जो जितनी बार है उतनी बार लेकर जोड़ देंगे। और भाजक पूछता तो जितनी बार है उससे 1 ज्यादा लेकर के गुणा कर देते। लेकिन हमसे अभाज्य खंड पूछा है तो जो जितनी बार है उतना ही जोड़ दो। 2 20 बार, 5 10 बार, फिर से 2 12 बार, तो 20 10 30, 40 2 42 हो गया मेरे दोस्तों। यानी हमारा सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी। क्या पूछा है हमसे, अभाज्य गुणनखंडों की। क्या आपको अभाज्य गुणनखंड और भाजक का फर्क समझ में आया? दोनों सेम है, लगभग दोनों लगभग सेम है। अगला प्रश्न क्या है मेरे दोस्तों, शानदार सवाल है। अभी कल आप लोगों ने बेसिक इकाई अंक पढ़ा था, आज थोड़ा सा लेवल अप। ध्यान दीजिएगा, यहां हमारा सवाल क्या है, 32 के घाते 32 का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक कैसे निकालते हैं पहले आप ये सुन लो। इकाई अंक हम निकालते हैं जब हमारे पास आधार हो और ऊपर क्या हो, घात हो। हमें क्या ध्यान देना होता है ये समझिएगा। हमें आधार के इकाई अंक से मतलब है, हमें आधार के इकाई अंक से मतलब है। यहां आधार कौन है दोस्त, 32। इसका इकाई अंक क्या है, 2 है, तो मैं 2 को बाहर निकाल ले रहा हूं। 2 के घाते 32
के घाते 32, यानी ये 32 के घाते 32 क्या है और 2 क्या है। जब भी हमारे आधार का इकाई अंक कितना हो, 2 हो, तो हम घात में 4 से भाग दे देते हैं। घात यहां पर सिर्फ 2 का कौन है, तो इसमें मैं 4 से क्या कर रहा हूं, जैसे ही मैं भाग दूंगा 4 8 32, खत्म होकर क्या बचेगा, 0 बचेगा। यानी यहां से हमारी जो वैल्यू आई मेरे दोस्त, 2 के घाते 0 के घाते कितना, 32, 2 के घाते 0 के घाते कितना, 32 आया। ठीक है, तो 2 के घाते 0 के घाते अगर 32 आया, तो 0 के घाते 32 हो चाहे कुछ हो, उसकी वैल्यू क्या आनी है, 0 आनी है। तो यहां से जो मान निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 2। और जब भी घात 0 हो जाए किसमें, इकाई अंक के सवाल में, तो उसको हम क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। इसका मतलब हुआ 2 के घाते 4, यानी 2 कितनी बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी यहां से जो मेरा वैल्यू आया मेरे दोस्त 16 आया। और 16 का इकाई अंक क्या है, यानी आपका सही उत्तर क्या है, 6 है। आपका सही उत्तर क्या है। सेम ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, बस 32 के घाते 31 के घाते 32 दिया हुआ है। आधार क्या है 32, इसका इकाई अंक क्या है। और जब इकाई अंक 2 होता है तो घात में किससे भाग देते हैं, 4 से। यानी यहां से हम इसको लिख सकते हैं 2 के घाते 31 के घाते 32, और यहां 31 में देंगे 4 से भाग, इससे भाग देंगे और ऐसा भाग देंगे जो 31 के करीब जाए। कल बताए थे 1 करीब जाए, तो 4 8, और जब हमारा भाग ज्यादा चला जाएगा तो माइनस में शेष बचता है। शेष 2 तरह से बचता है, एक पहले और एक बाद में। जब भाग ज्यादा बार ले जाओगे तो ज्यादा हो गया तो माइनस में बचेगा। 4 8 भाग किस में देना था, तो ज्यादा हो गया, तो यहां पर हमारा क्या बचा, माइनस, यानी 2 के घाते माइनस 1 के घाते 32। और कल मैंने बताया था जब माइनस के घाते सम होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 के घाते 32 है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2 के घाते 1 के घाते कुछ रखो क्या आएगा, तो 2 के घाते 1, यानी यहां वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 2 आएगी मेरे दोस्तों। यानी आपका ऑप्शन क्या सही है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं होगी। तो अगर किसी बड़ी संख्या का इकाई अंक या आखिरी संख्या 2 0 हो, या 5 2 के साथ हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, तो ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। पूर्ण वर्ग होने की पूरी क्या है, संभावना है। बाद में चेक करेंगे होगा कि नहीं होगा। अब अगर हम बात करें पूर्ण वर्ग न होना, आखिरी में अगर 1 0 आ जाए, 5 2 के अलावा किसी के साथ आ जाए, यहां पर 2 न हो इसके आगे, फिर आपका 2 अकेले ना आए, 3 7 8, और आखिरी में 2 विषम संख्या एक साथ ना आए। आखिरी में 2 विषम संख्या एक साथ ना आए, जैसे 3 और 9 39। आप देखोगे कि पूर्ण वर्ग होने की संभावना, अगर आखिरी संख्या 9 है तो आप तो मारकर चले आओगे कि पूर्ण वर्ग है। लेकिन अगर यही 9 किसके साथ आ रहा है, 3 के साथ, 5 के साथ, 7 के साथ, 1 के साथ, तब नहीं होगा। क्यों, आखिरी में 2 विषम संख्या होना मतलब पूर्ण वर्ग न होना। अब हम चलते हैं ऑप्शन में। यहां पर क्या बोला है, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। आखिरी में 25 है तो हो सकती कि नहीं हो सकती। यहां 76 है, आखिरी में 6 है, पूर्ण वर्ग हो सकती कि नहीं हो सकती। 61 पूर्ण वर्ग हो सकती कि नहीं हो सकती। 42 आखिरी में क्या आ गया, और आखिरी में 2 आएगा तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। यानी ये वाला ऑप्शन पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती मेरे दोस्त। वाले पे चलिए, यहां पर भी हमसे क्या बोला है, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो यहां आखिरी में 1 है तो पूर्ण वर्ग हो सकती। 5 2 के साथ आया है, पूर्ण वर्ग हो सकती। आखिरी में 7 आ गया और 7 आएगा तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। यानी आपका ऑप्शन सी ऐसा ऑप्शन है जो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। पूर्ण वर्ग हो सकना न हो सकना, उसके पहले आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या क्या नियम है और पूर्ण वर्ग न होने के लिए क्या क्या नियम है मेरे दोस्त। समझ रहे हो बात। तो अगर ये आप जानते हो, ये नोट्स आप बनाए हो, तो आपको ये बेहतर तरीके से काम करेगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, शानदार सवाल है दोस्तों। निम्न में से किससे विभक्त होगा। सुबह वाले लोग भी नहीं लगा पाए थे, आपको मैं समझाऊं पहले आपसे। 4 के घाते 61 यहाँ है, यहाँ 4 के घाते क्या है, यहाँ 4 के घाते और यहाँ 4 के घाते,
64 है मेरे दोस्त। तो अगर इन जगहों पे 4 के घाते 61, 62, 63, 64 है तो 4 के घाते 61 सब में है। 4 के घाते 61 में तो ही है, 62 में भी है, 63 में भी है। और तो मैं यहां से 4 के घाते 61 कॉमन लेने जा रहा हूं। मैंने 4 के घाते 61 कॉमन लिया तो 4 के घाते 61 निकल करके क्या बचा? 1। यहां से 4 के घाते 61 निकला तो बचा 4 के घाते 1, क्योंकि 62 में से 61 निकल गया, 1 बचा। 4 के घाते 63 में क्या बचा? 4 के घाते, और 4 के घाते 64 में क्या बचा? 4 के घाते 3। इतना बचा मेरे दोस्तों, ठीक है। पूजा जी सोइए मत। 4 के घाते 61, 1 प्लस 4 एकम 4, 4 चौक के 16, 4 चौक के 16, चौक के क्या? 64। अगर इन सब को जोड़ दिया जाए ये हो गया 4 के घाते 6, जोड़ा जाए तो 16 5 80, 4 84, 1 85 मेरे दोस्त। क्या आया? अब इसको मैं अगर 80 को तोड़ दूं, यानी 4 के घाते 61 गुणे 5 17 85, 5 17 और 61 में से 4 उसको और दे दूं। ध्यान दीजिएगा, इसमें से एक 4 और कम कर दूं तो 4 के घाते 60 बचेगा, यानी 4 के घाते 60 में से 4 निकाल कर इधर दे दूं। 4 गुणे 5 गुणे क्या? 17। अब जरा देखो ऑप्शन में 3 है ना, वो इसको काटेगा ना इसको ना इसको ना इसको, यानी ऑप्शन 3 क्या हो गया? ऑप्शन में 10 है, ऑप्शन में 10 है तो 5 चौक के 20, 10 से विभाजित करके देखो, 5 दूनी 10 और 2 दूनी, ये संख्या पूरी पूरी क्या हो गई? किसी से भाग देने पर जिस संख्या से भाग दे रहे हो अगर वो पूरा पूरा खत्म हो गया, इसका मतलब भाग पूरा पूरा चला गया। भाग किससे दे रहे हैं? अब नीचे कुछ बचा? बस खत्म, भाग हो गया। यानी इस संख्या को पूरा पूरा जो काटेगा वो कौन है? 10 है। इस जो अच्छा आगे क्या है? दूसरा सवाल सेम ऐसे ही है। 3 के घाते 25, 26, 27, 28, तो 25 सब में है, तो 3 के घाते 25 में क्या कर ले रहा हूं दोस्त? कॉमन ले रहा हूं। तो फिर यहां पर कुछ नहीं बचा, सिर्फ क्या बचेगा? 3 के घाते 25 पूरा बाहर निकल गया तो 1 बचा, और 26 में से 25 निकल गया तो 1 बार 3 बचा, और 27 में से 25 निकल गया तो 3 कै बार बचा, 28 में से 25 निकल गया तो 3 कै बार बचा। समझ रहे हो बात? अब जरा देखो तो यहां हो गया 3 के घाते 25, 1 प्लस 3 तिरिक के 9 प्लस 3 तिरिक के 9 तिरिक 27 मेरे दोस्त। यानी यहां से जो बात निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है 3 के घाते 25 और 27 36 40। कितना आ रहा है? 40। तो 3 के घाते 25 गुणे क्या मेरे दोस्त? 40। अब 3 के घाते 25 गुणे 40 11 से कटेगा ही नहीं, क्यों? ना 11 से 3 कटेगा ना 11 से 40 कटेगा, ये ऑप्शन गलत। बात करते हैं 16 से। किसके बात करते हैं? 16 से। तो अब इसको मैं और थोड़ा ब्रेक कर लेता हूं। 3 के घाते 25 में से एक 3 और निकाल लेता हूं, तो 3 गुणे 40, 3 गुणे क्या है? ये 40 है, तो 40 रख देता हूं। अगर इसमें मैं 16 से भाग दूं, दूनी 8 पंजे, क्या 2 किसी को काटेगा? और जब नीचे 2 बच गया तो पूरी तरह भाग कहां हुआ? पूर्णतः विभक्त होने का मतलब आप जिससे भाग दे रहे हो वो पूरा पूरा क्या हो जाना चाहिए, यानी हमें 16 भी नहीं काट रहा है। ठीक है, लीजिए 25, क्या लीजिए 25, तो 5 5 55 है, 5 किसी को काटेगा, यानी ये भी नहीं कट रहा है। इकलौता ऑप्शन क्या बचा? तो हम काट कर देख लेते हैं 30 से भी, हम काट कर किससे देख लेते हैं? 30 से भी देख लेते हैं। तो 30 हो गया, 0 से 0 कट गया, 3 से, अब नीचे कुछ बचा, यानी संख्या को काटने वाली इकलौती संख्या कौन सी है? 30 है। तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। क्या आप यहां तक इस स्तर तक जाके पढ़ते हैं या कोई पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता। अब आप नोट्स नहीं बनाओगे। अब आपको मैंने बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस बता दिए। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे मेरे भाई तो अब एग्जाम आ गया आपका, तो हर तरह के क्वेश्चन तो आप नहीं पढ़ पाओगे ना। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, तो पता नहीं जो पढ़ाएगा वही पढ़ोगे। और अगर आपके पास एक बेहतर नोट्स है और एग्जाम से पहले पढ़ रहे हो तो फिर वो हर चीज आपसे क्या करोगे? दोहरा लोगे। संख्या पद्धति पढ़ लो आप, उसके बाद किसी भी दिन टेस्ट देना, संख्या पद्धति से एक भी सवाल गलत नहीं होगा। लेकिन हाँ, नोट से पढ़कर आओगे तब। लेकिन ऐसा पढ़ कौन रहा है? सब आदत छूट गई है लोगों की, कोई ऐसे नहीं पढ़ रहा है दोस्त। बहुत समस्या है। रिवीजन करने का सबसे बेहतरीन तरीका है नोट्स। और नोट्स आप तब बनाओगे जब आप एक अच्छी सी रजिस्टर लो, जो पढ़ाया जा रहा है उसको यहाँ रफ पे उतारो, घर जाके फेयर करो। बाकायदे एक खूबसूरत नोट्स होनी चाहिए कि उससे एकदम जुड़ा हो जाए। 6 महीना बाद आपको मैथ्स पढ़ना ही नहीं पड़ेगा दोस्त, सिर्फ आप अपने नोट्स को उलटते रहिए बस। अगला सवाल क्या है? भी एक कॉन्सेप्ट है, पहले ये आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। वो क्या है? 1 से 100 तक और 1 से 99 तक अंक 20 बार आते हैं। अंक मतलब
1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमसे कुछ भी पूछ दे, हमसे बोल दे 1 से 99 तक 1 कितनी बार आएगा? कितनी बार आएगा? 6 कितनी बार आएगा? 8। यानी 1 से 99 तक प्रत्येक अंक 20 बार आता है। प्रत्येक अंक कितनी बार आता है? 20 बार। ठीक है। और 0 कितनी बार आता है? 9 बार। 1 से 99 तक प्रत्येक अंक 20 बार आता है और 0 कितनी बार आता है? 9 बार आता है। ठीक। लेकिन हमसे यहां पर क्या बोल दिया? 1 से 100 तक 1। तो अगर 1 से 99 तक 20 बार आएगा, 100 में भी 1 ठो तो है। कितना आ गया आंसर? 21। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है दोस्त। समझ में आई बात? तो इस सवाल का आप जवाब तभी दे पाओगे जब ये कॉन्सेप्ट मालूम होगा। आप चाहो तो ये सिर्फ सवाल पढ़ सकते हो, आप चाहो तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जान सकते हो। अब आपके परीक्षा में कभी भी आपसे आए और बोल दे 1 से 100 तक 7 कितना होता है, क्या जवाब दोगे? 20। 1 से 100 तक 8 कितना होता है, क्या जवाब दोगे? 20। यानी आपको वहां पर अलग से लिख करके निकालने की जरूरत, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होना चाहिए। 1 से 100 तक की गिनती में कितनी संख्याओं में अंक 3 इकाई के स्थान पर आएगा? अंक 3 देखिए कहां आता है? इकाई के स्थान पर। 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी बार? इकाई के अंक पर आने वाली सभी संख्याएं 10। समझ रहे बात? गुड। अब ये सवाल 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 गुणे 500 में शून्य की संख्या क्या होगी? जितनी बार हमारे सीरीज में 2 और 5 होगा उतनी बार शून्य होगा। जहां 2 और 5 मिला शून्य आ गया। 2 5 10। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि कहीं पर 5 3 बार है, 2 ज्यादा बार है, कैसे शून्य आएगा? 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 दूनी 10। कितना शून्य आएगा? यानी जो न्यूनतम संख्या होगी शून्य उतना ही होगा। शून्य कितनी बार आएगा? 5 दूनी 10 5 दूनी 10। क्यों? जो न्यूनतम संख्या आएगी शून्य उतना ही होगा। पहला सवाल देखिए क्या है? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 गुणे कितना? 500। अब जरा देखो 500 में कितनी बार है? कौन? 5। हमेशा 2 ज्यादा होता है। छोटी संख्या ज्यादा बार आती है, बड़ी संख्या। आप किसी भी श्रृंखला को लोगे उसमें 2 की संख्या ज्यादा बार होगी और 5 की संख्या। अब मैंने अभी बताया जो चीज कम बार होती है उतना बार ही क्या होता है? बोलो जी। जो चीज कम बार होती है उतनी बार ही 0 होगा। 5 कम बार है क्योंकि 5 2 से क्या है? बड़ी है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 500 में 5 का भाग देना है। तो 500 में 5 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 100। यानी 500 में 5 100 बार है। अब 100 में देखो कितनी बार है, तो 100 में 5 का भाग दो, 5 भी सम। अब यहां पर 5 कितनी बार है? अब देखो 20 में भी 5 का भाग दो, 5 चौके। बस अब 4 में 5 नहीं है, क्यों? 4 छोटी संख्या हो गई। तो जरा देखो 100 बार 20 बार 4 बार, कै बार हो गया? यानी 124 बार 0 आएगा। पहला ऑप्शन ही आपका क्या है? सही है। एक दूसरे सवाल में देखिए आखिरी संख्या क्या है? प्रारंभ से जब बोलेगा तभी, ये ध्यान रखिएगा, प्रारंभ से बोलेगा तभी। 1000। तो अब आपको डायरेक्ट क्या चेक करना है? 1000 में कै बार 5 देना पड़ेगा। 5 दूनी 10, कै बार? 200 बार 5। अब 200 में देखो 5 कितनी बार है? 5 चौके, कै बार 5? अब इसमें देखो 5 कितनी बार है? 5 8 कै बार 5? अब इसमें देखो 5 कितनी बार है? 5 एक कम, कै बार 5? तो 200 बार 40 बार 8 बार और 1 बार। ठीक है। तो 240 8 48 1, यानी 249 बार कौन आएगा? 5। और जितनी बार 5 आएगा उतनी बार ही क्या आएगी? 0 आएगी। उतनी बार ही क्या आएगी दोस्तों? अब आगे हम बात करें इसकी आखिरी संख्या 1 से शुरू है ना, और कहां तक गया है? तो बस 193 में किसका भाग दो? 5 का भाग दो, यानी 38 बार 5 आया। किसमें? फिर 38 में देखिए 5 कितनी बार आ रहा है? 5 7 35। कितनी बार 5 आया? 7 बार। अब 7 में 5 का भाग दीजिए, देखिए कितनी बार 5 आया? 1 बार।
यानी 38 बार 5 आया, 7 बार 5 आया और 1 बार 5 आया। कुल कितनी बार 5 आया? 46 बार। कुल कितनी बार 5 आया? और जितनी बार 5 आएगा उतनी बार ही, क्यों? क्योंकि 5 न्यूनतम है और 2 अधिकतम है और हमें न्यूनतम संख्या लेनी है। अगर 2 न्यूनतम होता तो क्या लेते? 2 लेते। लेकिन आप जानिएगा किसी भी श्रृंखला में 2 ज्यादा बार होती है और 5 कम बार, तो हम हमेशा कम बार वाले को लेंगे। ठीक है, तो हमारा यहां से आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी आ गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या। फैक्टोरियल क्या होता है पहले आपको समझना पड़ेगा। फैक्टोरियल, अगर मैं बात करूं 4 फैक्टोरियल की तो इसका मतलब हुआ 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे। अगर मैं बात करूं 5 फैक्टोरियल की, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, जितना फैक्टोरियल होगा 1 से उतना तक गुणा करेंगे। 18 फैक्टोरियल, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 गुणे 18, क्या फैक्टोरियल बोला है? तो 100 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट 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 गुणे कितना? 100। क्या क्या है? तो हम ये निकालेंगे ना कि 100 में 5 कितनी बार, तो 100 में 5 का क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 20 5 100, यानी 20 बार 5। फिर 20 में 5 का भाग दीजिए, 5 चौके 20, कै बार 5? तो 20 बार 5 और 4 बार 5, 20 4 24 बार 5 हो गया दोस्तों। यानी 100 फैक्टोरियल में 5 की संख्या कितनी है? और जितनी संख्या होगी 5 की उतनी ही संख्या क्या होगी? यानी 100 फैक्टोरियल में 0 की संख्या 24 बार आई आखिरी में गुणा करने पर दोस्तों। अगला सवाल क्या है? 10 फैक्टोरियल के घाते कितना? 20। 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 10 के घाते कितना? 20। तो पहले मैं अंदर निकाल दूं कि कैठो 0। 10 में देखो कैठो 5 है, 5 का भाग दो, 5 दूनी 10। यानी जब हम इसको हल करेंगे ना, जब हम इसको हल करेंगे तो इसके अंदर 2 बार 0 आएगा। 2 बार के घाते क्या है? 20। तो 20 दूना, यानी कै बार 0 आएगा? 40 बार 0 आएगा मेरे दोस्तों। आगे 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल में अभी आपने निकाला है कै बार? 2 बार। 10 फैक्टोरियल में कै बार 0? कैसे? अगर आप चाहते हो एक्सप्लेन करना तो मैं कर दूं। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 गुणे कितना? 10 में 5 कितनी बार? जितनी बार 5 उतनी बार ही क्या? 0। अब मैं बात करूं 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल में अभी तो निकाले हो, तो डायरेक्ट यहां क्या लिख दो? 24 बार 0 है ना। अब बारी किसकी है? 50 फैक्टोरियल। तो 50 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 गुणे कितना? जरा देख लो 50 में कितनी बार? 5 दहा, तो 10 बार ये हो गया। फिर 10 में 5 का फिर भाग दो, 5 दूनी 2 बार ये हो गया। यानी 10 बार और 2 बार कै बार? यानी 50 फैक्टोरियल में 0 की संख्या कै बार आ गई? 10 फैक्टोरियल में 2 बार, 100 फैक्टोरियल में 24 बार, 50 फैक्टोरियल में कै बार? तो 36 दू 38 बार। यानी इसको जब हल करेंगे तो आखिरी में जो टोटल 0 आएगा वो 38। ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन ए आपका क्या है? सही है। ऑप्शन ए आपका क्या है? सही है। बात समझ रहे हैं आप? ये सेक्शन था, मैंने लगभग संख्या पद्धति का सारा टॉपिक कवर कर लिया। लगभग 1-2 टॉपिक और बचा है, वो मैं क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा। वो करीब 25 मिनट का 30 मिनट का वीडियो लेकर आऊंगा। आखिरी 2 अंक जब ज्ञात करना होता है, आखिरी 2 अंक वो थोड़ा टफ होता है, वो सब लोग पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा और मैं समझाऊंगा उसको। करीब 20 मिनट या 25 मिनट या 15 मिनट की वीडियो बनेगी, आप वो देख लेंगे, काम हो जाएगा। ये जो दोनों क्लास है, कल वाली क्लास मैंने बना दिया है, 35 मिनट बनी है। कल वाली क्लास मात्र 35 मिनट बन गई। आज वाली क्लास भी लगभग 35 मिनट बन जाएगी। यानी 70 मिनट आप अगर चाहोगे तो बिना अपनी कॉपी खोले 1.5 गुना स्पीड पर भगा के भी देखोगे तो ये आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा एक बार में। तो आपका ये मेहनत सफल हो जाएगा दोस्तों। जो इतना दूर आए हो, चलकर पढ़े हो, पढ़कर गए हो, सब बेहतरीन हो जाएगा। समझ रहे हो आप? आज हमने संख्या पद्धति का बहुत सारा टॉपिक कवर किया दोस्तों। हम लोगों की ये संख्या पद्धति का 3 दिन का सेशन होगा, इसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। एक ये वीडियो आप ऐसे देखते रहोगे और शाम को मैं 40 क्वेश्चन का जो मैराथन लेकर आ रहा हूं, आपके एसएससी जीडी या किसी भी परीक्षा के लिए बहुत लाभप्रद है।
कल का भी क्वेश्चन बड़ा अच्छे लेवल का था, आज का भी क्वेश्चन जो लाया हूं वो आपसे मैं बनाकर नहीं लाया हूं, वो एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप सभी से मैं बोलूंगा कि शाम को 3 बजे हिंदी के लिए और मैथ रीजनिंग के लिए 80 क्वेश्चन का एसएससी का परीक्षा है, 60 क्वेश्चन हम ही लोग पढ़ा रहे हैं, 20 क्वेश्चन जीके जीएस नॉर्मली है, आप पढ़ सकते हैं। तो 3 बजे से लेकर के करीब 6 बजे तक क्लास चलेगी। 3 घंटे की कोशिश करें कि आप समय निकालकर जरूर पढ़ें, अपना डेटा बचा के रखें। दोस्तों ये पढ़ाई आपको ज़्यादा नहीं पढ़नी पड़ेगी, ऐसे सिर्फ कोचिंग आ रहे थे चले जा रहे थे, अब आप डबल पढ़ रहे हो तो आपका समय कम लगेगा, आपका फीस बचेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आज के लिए शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।